हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है उपन्यास, समाज और इतिहास। तो इस एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, जो कि अभ्यास प्रश्न है एनसीईआरटी बुक्स की, और इन्हीं से अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस चैनल के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर क्या क्या पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करें या इनकी व्याख्या करें। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और चारों की व्याख्या मांगिए। पहला पॉइंट है, ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों से पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। पाठिकाओं मतलब महिलाओं, जो महिला पाठक होते हैं उनको बोलते हैं पाठिका। तो कैसे हुआ देखते हैं। पहले का उत्तर, 18वीं शताब्दी में मध्य वर्ग और संपन्न हुए। इससे महिलाओं की उपन्यास पढ़ने और लिखने को अवकाश उनको मिला। संपन्न होने से क्या हुआ, उनके बाद नौकर मिल गए और इस नौकर मिलने से, आसानी से चीज़ें उपलब्ध होने से उनको अवकाश मिलने लगा। और उपन्यासों में महिला जगत को उनकी भावनाओं, उनके तजुर्बों, मसलों और उनके पहचान से जुड़े मुद्दों को समझा सराहा जाने लगा। कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर केंद्रित थे। इनमें महिलाओं को अधिकार के साथ बोलने का अवसर मिला। बदलती मान्यताओं और परिस्थितियों के बीच महिलाएं भी लिखने लगीं। उनकी लेखनी में गृहस्थीन चरित्रों की टोकरी बनाया। ऐसी औरतों के किरदार गढ़े गए जो सामाजिक मान्यता को मानने से पहले उनसे लड़ती हैं। इन सब बदलावों व कारणों से महिलाओं में पढ़ने की रुचि बढ़ी और पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। अब देखते हैं दूसरा, इसका बी पॉइंट, डैनियल डेफो। इसका क्वेश्चन है, डैनियल रॉबिन्सन क्रूसो के कौन कौन से कृत्य हैं जिनके कारण वो एक ठेठ उपनिवेशकार के रूप में उनको दिखाई देने लगा, उनका चरित्र। डेनियल डेफो कृत रॉबिन्सन क्रूसो एक साहसिक यात्री है। यानी डेनियल डेफो ने एक बुक लिखी है, उपन्यास लिखा है, जिसमें रॉबिन्सन क्रूसो एक साहसिक यात्री है, लेकिन उसके बहुत से कृत्य ऐसे जिनसे वो ठेठ उपनिवेशवादी दिखाई देता है। वो दास व्यापार करता है, गैर गोरे लोगों को बराबरी का इंसान नहीं मानता, यानी काले लोगों को बराबर का इंसान नहीं मानता, बल्कि अपने से हीनतर जीव मानता है। एक देशी को मुक्त कराकर उसे वो अपना गुलाम बना लेता है। ये उससे उसका नाम भी नहीं पूछता और अपनी तरफ से उसे फ्राइडे कह के बुलाता है। क्रूसो का यह व्यवहार उस समय के उपनिवेशी व्यवहार का एक उदाहरण है, जो उसे एक ठेठ उपनिवेशवादी बनाता है। तो ये था दूसरे वाले का आंसर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1740 के बाद गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। इस पर टिप्पणी करना है। तो समाज के गरीब तबके काफ़ी समय से पुस्तकों व प्रकाशन के बाजार से बाहर थे। शुरू में उपन्यास काफ़ी महंगे थे और गरीब लोगों की पहुंच से दूर थे। 1740 में किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना के बाद लोगों के लिए किताबें सुलभ हो गईं और तकनीकी सुधार से भी छपाई के खर्चे में कमी आई और मार्केटिंग के नए तरीक़ों से किताबों की बिक्री बढ़ी और गरीब लोग भी उपन्यास पढ़ने लगे। तो ये था इसका तीसरे का आंसर। और चौथा क्या है, औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। जो भारतीय उपन्यासकार थे उपनिवेश के कालीन अंग्रेजों के समय, वो क्यों लिख रहे थे, किस टाइप से लिख रहे थे, ये पूछा गया। इसका आंसर है, भारत में आधुनिक उपन्यास लेखन 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। प्रारंभ से ही औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में हिंदुस्तानियों को आमतौर पर कमज़ोर, आपस में विभाजित और अंग्रेजों पर निर्भर बताया जाता था। ऐसे इतिहास से भारत के बौद्धिक वर्ग को असंतोष था, इसलिए उन्होंने नई तरीके से लिखा। क्या लिखा इसमें, वो ये जताना चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्र चेतना वाले हैं। पहली बात तो अपने उपन्यास में ये लिखते थे भारतीय लोग। उन्होंने अपने उपन्यास में एक साधन बनाकर भारत के इतिहास और चरित्रों को गढ़ना शुरू किया। ये कल्पित राष्ट्र रोमानी साहस, वीरता और त्याग से ओतप्रोत था। तो इसे सब हम नोट करते चलें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। तीसरा, इस तरह उपन्यास में गुलाम जनता ने अपनी चाहत को साकार करने का जरिया ढूंढा। उपन्यास में कल्पित राष्ट्र में इतनी ताकत थी कि इससे प्रेरित होकर असली राजनीतिक आंदोलन उठ खड़े हुए।
5वां, ऐसे उपन्यासों में बंकिम चंद्र का आनंद मठ विशेष उल्लेखनीय है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उनका उपन्यास जो था आनंद मठ बहुत ही योगदान किया उसने। बहुत से उपन्यासकारों ने समाज के विभिन्न तबकों व भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ अपनी कहानियों में लाकर एक साझा सामुदायिक समझ बनाने का प्रयास किया। ऐसी समझ जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट है उपन्यासकारों, जो नॉवेल लिखने वाले हैं, उपन्यासकारों की रचनाओं से लगता है कि वे राजनीतिक उद्देश्य के लिए लिख रहे थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, तकनीक और समाज में आए बदलाव के बारे में बतलाइए जिसने 18वीं शताब्दी के यूरोप में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि की। तो उत्तर है इसका 18वीं शताब्दी में तकनीक और समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिसके कारण उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। ये परिवर्तन इस प्रकार थे। पहला, तकनीकी सुधार के कारण छपाई के खर्चे में कमी आई जिससे पुस्तकें सस्ती हो गई और उपन्यास अधिक संख्या में छपने भी लगे। दूसरा पॉइंट था, परिवहन के साधनों के विस्तार के कारण पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो गया और अतः उपन्यास आसानी से आम आदमी की पहुंच में आ गए। फिर तीसरा पॉइंट है इसमें, 1740 में ऐसे पुस्तकालय स्थापित किए गए जहां पर किराए पर उपन्यास प्राप्त किया जा सकता था, अतः गरीब व्यक्ति के लिए इन्हें पढ़ना आसान हो गया। चौथा पॉइंट, उपन्यासों में जो दुनिया रची जाती थी वो पाठकों को अधिक विश्वसनीय और सच नजर आती थी, अतः लोग उन्हें बड़ी रुचि के साथ पढ़ते थे और अपने आसपास ऐसी काल्पनिक दुनिया की रचना करते थे। इससे उन्हें मानसिक संतोष मिलता था। पांचवा पॉइंट है, उपन्यास के माध्यम से समाज की समस्याओं को उठाया जाता था, अंत में उनका हल भी बताया जाता था, अतः लोगों ने अपने जीवन की समस्याओं, समाज सुधारकों ने समाज सुधार के उपायों और उद्योगपतियों ने औद्योगिक समस्याओं को हल जानने के लिए इन्हें पढ़ना प्रारंभ किया। इससे इनके पाठक वर्ग में वृद्धि हुई। छठा पॉइंट है, उपन्यास लेखन के बदलाव ने भी इसके पाठक वर्ग में वृद्धि की। पहले उपन्यास कुलीन वर्ग से जुड़े थे, जब इनसे आम लोगों की समस्याओं को उठाया जाता गया तो आम व्यक्ति भी इन्हें पढ़ने में रुचि लेने लगे। अब सातवां पॉइंट है, 1836 में इंग्लैंड में उपन्यासों को समाचार पत्रों में धारावाहिक रूप में छापा जाने लगा। इससे चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर सबसे पहले छपा। इससे पाठकों को रहस्य का मज़ा आने लगा। वे आपस में चरित्रों की चर्चा करने लगे और हफ्ता दर हफ्ता साप्ताहिक रूप से उनकी कहानियों के साथ जीने लगे। और आठवां पॉइंट है, महिलाओं और उच्च संपन्न वर्ग में शिक्षा के प्रसारण के कारण उनमें उपन्यास पठन की रुचि जागृत हुई। इससे भी उपन्यास के पाठक वर्ग में वृद्धि हुई। तो ये हैं इसके 8 पॉइंट। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसको आप स्क्रीनशॉट लो के नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें 3 पॉइंट हैं, इनको हम देखते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी की शॉर्ट नोट्स आपको देना है। उड़िया उपन्यास, जेन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चित्रण, और तीसरा उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई नए मध्य वर्ग की तस्वीर। तो देखते हैं पहले पर जो टिप्पणी हमें लिखनी है शॉर्ट नोट, वो ये है, टाइप किया हुआ है। उपन्यास पर उड़िया उपन्यास की शुरुआत 1877 से 78 में नाटककार रमाशंकर राय द्वारा रचित सौदामिनी के नाम से हुई। उन्होंने इसका धारावाहिक रूप में प्रकाशन किया। 30 साल के अंदर उड़ीसा में फ़कीर मोहन सेनापति नामक एक प्रमुख उपन्यास के रूप में उभरे। उन्होंने एक उपन्यास 6 माड़ो 8 गुंठो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 6 एकड़ और 32 कट्टे ज़मीन, इस उपन्यास के साथ एक नए किस्म के उपन्यास की धारा शुरू हुई। इससे ज़मीन और उस पर हक के सवाल को उठाया जाने लगा। इस उपन्यास में रामचंद्र मंगराज की कहानी, जो एक जमींदार के यहाँ मैनेजर की नौकरी करता था, ये मैनेजर अपने आलसी और पियक्कड़ मालिक को ठगता है और निसंतान बुनकर पति भगिया और सरिया के उपजाऊ ज़मीन को हथियाने की तरकीब सोचता रहता है। ये उपन्यास मील का पत्थर साबित हुआ और इसने साबित किया कि उपन्यास के जरिए ग्रामीण मुद्दों को भी गहरी सोच का अहम हिस्सा बनाया जा सकता है। उड़िया के इस उपन्यास ने उड़ीसा के अलावा बंगाल व अन्य स्थानों के लेखकों के लिए रास्ता खोल दिया था। तो ये इसका पहली टिप्पणी है। और दूसरी है जेन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चित्रण। तो देखिए इसमें क्या है, जेन ऑस्टिन
के उपन्यासों से में हमें 19वीं सदी के ब्रिटेन के ग्रामीण कुलीन समाज की झांकी मिलती है। हमें ऐसे समाज के बारे में सोचने की प्रेरणा मिलती है जहां महिलाओं को धनी व जायदाद वाले वर खोजकर अच्छी शादियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जेन ऑस्टिन जो एक उपन्यासकार थे के उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस की पहली पंक्ति में लिखा है कि ये एक सर्वस्वीकृत सत्य है कि कोई अकेला आदमी अगर मालदार है यानी अमीर है तो उसे एक अदद बीवी की तलाश होगी। इस बयान से हमें ऑस्टिन के समाज को समझ सकते हैं कि उनके उपन्यासों की औरतें क्यों हमेशा अच्छी शादी और पैसे की फिराक में रहती हैं। तो ये इसका दूसरी टिप्पणी थी, ये पहली है। और तीसरी टिप्पणी है उपन्यास परीक्षा गुरु में नए मध्यम वर्ग की तस्वीर। देखते हैं इसको। उपन्यास परीक्षा गुरु में नए मध्य वर्ग की तस्वीर। उपन्यास परीक्षा गुरु में नए मध्य वर्ग की तस्वीर को दर्शाया गया है। पहला, इसमें खुशहाल परिवारों के युवाओं को बुरी संग या सोहबत के नैतिक खतरों से आगाह किया गया। यानी इसमें एक अलर्ट किया गया है कि जो नए अमीर वर्ग हैं उनके बच्चे गलत राह में जा सकते हैं। दूसरी, परीक्षा गुरु से नवनिर्मित मध्य वर्ग की अंदरूनी व बाहरी दुनिया का पता चलता है। तीसरा, इस वर्ग के लोगों को औपनिवेशिक शासन से कदम मिलाने में कैसी मुश्किल आती है और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये इस उपन्यास का तथ्य है। चौथा पॉइंट है, आधुनिकता की दुनिया को उनके एक साथ भयानक और आकर्षक मालूम पड़ती है। उपन्यास पाठक को जीने के सही तरीके बताता है। पांचवा पॉइंट है, उपन्यास के किरदार दो अलग संसारों के बीच की दूरी को पाटने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। छठा पॉइंट है, वे नई कृषि तकनीक अपनाते हैं, व्यापार कर्म को आधुनिक बनाते हैं, भारतीय भाषा के प्रयोग बदलते हैं ताकि वे पाश्चात्य विज्ञान और भारतीय बुद्धि दोनों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकें। उपन्यास में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह सब मध्यवर्गीय गृहस्थी के पारंपरिक मूल्यों पर समझौता किए बगैर होना चाहिए या हो। तो ये थे इस पार्ट के क्वेश्चन। आप इनको वीडियो को पॉज करके या इसको स्क्रीनशॉट लेके आराम से इनको नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।